Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic, mutual induction from the fourth unit, of course the first chapter EMI, that means electromagnetic induction. In last video we discussed the self-induction. Self means if we will differentiate between mutual induction and self-induction, self means individual person, हम खुद हैं इंडिविजुअल, किसी से कोई लेना देना नहीं है, दैट मीन्स सेल्फ। तो कोयल थी, उस कोयल में खुद में ही करंट की स्ट्रेंथ में चेंज करोगे तो उसमें एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, उस प्रॉपर्टी को हम कहते थे सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल, जैसे हम कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम से कम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कितने होने चाहिए, 2%। जैसे रूममेट की हम बात करते हैं कि इस रूम में 2% रहते हैं, तो रूममेट आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने चाहिए, वो उसके फीलिंग्स का ध्यान रखें, उसकी हैबिट्स का ध्यान रखें, दूसरा दूसरे के। तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन होगा। यहाँ पे म्यूचुअल के लिए क्या होनी चाहिए, कम से कम 2 कोयल्स होनी चाहिए, जिसमें एक में आपको चेंज करोगे तो उसका अपोज करने के लिए सेकेंड कोयल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन पे बेस्ड काम करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, कोई और फिनोमेना नहीं है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कोयल्स, 2 कोयल्स की है म्यूचुअल, सेल्फ होता तो सिंगल कोयल की। प्रॉपर्टी ऑफ 2 कोयल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेस एनी चेंज, हर कोयल है वो अपोज करेगा किसी भी चेंज को, एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट का फ्लोइंग थ्रू द अदर। जब एक में करंट फ्लो कर रहा है और उसमें कुछ चेंज करेगा तो दूसरी कोयल उसको अपोज करेगी थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन अपोजिंग ईएमएफ। खुद में खुद प्रोड्यूस कर रहा था सेल्फ इंडक्शन। अब क्या होगा, 2 कोयल्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने एक कोयल बनाई, ये कोयल, यहां पे एक सेल कनेक्टेड है, ये की, ठीक है, इसकी ये सेल। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता तो इसके अंदर सोलेनोइड है बेसिकली, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। तो ये तो सिंगल कोयल है, मैंने इसके नेबरिंग में एक अनदर कोयल रखी, अनदर कोयल, और यहां पे मैंने एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर अप्लाई किया हुआ है। क्या अप्लाई किया है, गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे तो की प्रेस करेंगे ऑन स्टेज में जब होगा तो करंट जो होगा वो कहां से जाएगा, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, यानी करंट जो होगा वो 0 से मैक्सिमम स्टेज तक जाएगा। और जैसे ही करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम जाएगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो किसी भी डायरेक्शन में हो, जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो भी धीरे धीरे क्या होंगी, 0 से और मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमने कोयल रखी है तो इसके थ्रू भी पास होंगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो वो भी तो चेंज होंगी, कभी कम होंगी कभी ज्यादा, 0 से मैक्सिमम जा रही तो पहले 2 थी फिर 3 4 5, इसका मतलब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, क्लोज्ड अगर सर्किट है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, और अगर ये ओपन होती तो क्या होता, ईएमएफ जनरेट होता। तो बेसिकली वही था कि प्रॉपर्टी है 2 कोयल्स की, जिसमें अगर एक में भी हम करंट की स्ट्रेंथ में चेंज करेंगे तो दूसरी कोयल उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, इसमें करंट की स्ट्रेंथ में चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर में देखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन शो होता है, इसका मतलब इस सर्किट में कुछ करंट इंड्यूस्ड हुआ था, और वो ही क्या था आपके पास में, म्यूचुअल इंडक्शन। जब हम काफी देर हो जाती है, स्टेडी स्टेट होती है की को प्रेस किए हुए, तो इसका मतलब करंट जो होगा वो अपने मैक्सिमम स्टेज पे होगा। अब करंट चेंज नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो होंगी, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बट वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो उस दौरान कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। लेकिन फिर से अगर हम इस स्विच को ऑफ करते हैं वापस, तो ऑफ करते हैं तो क्या होगा, उस स्टेज में करंट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम टू कहां पे जाएगा, 0 पे। तो मैक्सिमम से और जब 0 पे जा रहा होगा तो उस दौरान करंट कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके थ्रू लिंक्ड होंगी, कम होगा, क्योंकि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट एन आई।
तो करंट जब डिक्रीज हो रहा होगा, ऑफ करेंगे स्विच को, तो इसके थ्रू भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होंगी तो इसके थ्रू फ्लक्स भी चेंज होगा, और चेंज होगा तो इसका मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और क्लोज सर्किट है तो क्या होगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन। लेकिन अब की बार जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बेसिकली इधर होगा, पहले जिस डायरेक्शन में था उसके जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस फर्स्ट सर्किट में जो सेल था इसमें करंट जो था वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बट फर्स्ट केस में जब हमने स्विच को ऑन किया होगा तो करंट 0 से मैक्सिमम था, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो इंक्रीज हो रहा था, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इस सर्किट में तो करंट ऐसे था, तो इसको अपोज कैसे करेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, व्हेन वी स्विच ऑन द की। इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो इसमें क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जब स्विच को ऑफ करेंगे तो इसमें करंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, उस दौरान डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी तो इसका मतलब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज होगा, तो इसका अपोज कैसे होगा, उसी सेम डायरेक्शन में क्या करना है, करंट को इंक्रीज। तो उस दौरान जब स्विच ऑफ होगा तो स्ट्रेंथ जो होगी करंट की सेकंड कॉइल में वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब जब गैल्वेनोमीटर में ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमेना होता है, बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारे ट्रांसफॉर्मर वर्क करते हैं। बेसिकली उनमें कोई डायरेक्ट नहीं होती, वहां पे एक साइड में एक कोयल होती है, उसमें कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता, वायर कनेक्ट नहीं होता। एक में जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कर रहे हो तो उसके हिसाब से दूसरा क्या कर रहा है, उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, वोल्टेज जनरेट हो रही है, और उसी फिनोमेना की वजह से हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है एक सर्किट का दूसरे कोयल का, बट वहां पे हम ईएमएफ इंड्यूस्ड करवा सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब बेसिकली यहीं पे देखते हैं एक टर्म्स आती है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसी को हम देखें तो कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो कोइल्स हैं। अब मैं कहूं कि सेकंड कोइल में जो फ्लक्स चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट कोइल में करंट पे। इसको मैं फर्स्ट कोइल नाम देता हूं, इसको सेकंड कोइल नाम देता हूं। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज करेगा, चेंज होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि करंट की स्ट्रेंथ फर्स्ट कोइल में कितने रैपिड से चेंज हो रही है। तो यहां पे मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकंड कोइल is directly proportional to current in first coil। यहां पे दोनों चीजें हैं, ध्यान देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकंड कोइल में, और करंट देख रहे हैं फर्स्ट में। म्यूचुअल था, अगर सेल्फ होता तो सेम कोइल की बात होती थी। यहां पे अगर हम लिखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकंड कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कोइल। तो यहां पे जो टर्म होगी वो क्या होगा, Phi2 इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लिखते हैं M2L, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कोइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोइल, और यहाँ पे आएगा। इसी M को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ में तो क्या था, L से रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडक्टेंस, सेल्फ में एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां पे वो सिंगल कोयल थी, उसी में करंट चेंज हो रहा था, तो उसी में अपोजिशन हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। आपकी बार सेकंड कोयल में देख रहे हैं, और करंट किस में चेंज हो रहा है, फर्स्ट में। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसे क्या बोल देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे हम ईएमएफ भी देख सकते हैं, इसमें आपको फ्लक्स का पता लग गया सेकंड कोयल में कितना था। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कोयल, इंड्यूस्ड इन सेकंड कोयल कितना होगा, वहां पे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम क्या कह सकते हैं, माइनस डी फाई अपॉन में dt। जब आप सेकंड कोइल में देख रहे हो तो फ्लक्स भी किस में होगा, सेकंड कोइल में। फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है कितना होगा, M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस, और करंट इन फर्स्ट कोइल। तो यहाँ पे M तो होगा कांस्टेंट, आउटसाइड आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू माइनस में M21, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, DI1 अपॉन में। इसका मतलब सिंपल सा है कि सेकंड कोइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, दोनों कोइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना था, उस पे देखेंगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है।
और यहाँ पे di/dt की फर्स्ट कोयल में करंट जो है वो कितने रैपिड रेट से चेंज हो रहा है। जितना फास्टली करंट चेंज होगा उतना ही ईएमएफ सेकंड कोयल में ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। दूसरा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी देख रहे हैं किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये ओरिएंटेशन पे, ज्योमेट्री पे, डिस्टेंस या सेपरेशन पे, उन पे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अभी देखते हैं। तो हमें ईएमएफ का पता चल गया। यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हो किसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। क्या कहेंगे, अगर मैं ये कहूं कि करंट जो था वो 1 एम्पियर है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सेकंड कोइल में दैट विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज इन सेकंड कोइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन द फर्स्ट कोइल। कि वहां पे phi2 जो होगा फ्लक्स इन सेकंड कोइल, उसकी वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस की इक्वल होगी अगर हम फर्स्ट कोइल में जो करंट है वो कितना रखें, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कोइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कोइल इज यूनिटी। कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था उसको कितना लिख दिया आपने, 1 एम्पियर पर सेकंड। तो अगर ये वैल्यू 1 सेकंड है तो ईएमएफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो सेम है, यहाँ पे वेबर पर एम्पियर भी होगा, यहाँ से वोल्टेज के टर्म्स में भी ले सकते हो, कितना होगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। लेकिन यहाँ पे जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो सेम यूनिट होती है और वो क्या होगी, हेनरी, जिसको हम एच से डिफाइन करते हैं। जो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट थी सेम वही होगी। जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल का, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वही है, फ्लक्स अपॉन में एम्पियर, तो यहाँ पे भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, M1 L2 D-2 एंड A-2 डायमेंशन फॉर्मूला। क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान रखने होते हैं, छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स है। बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस था। अब ये बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किस किस फिनोमेना पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन, छोटा सा फैक्टर है, ध्यान रखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स। अब ज्योमेट्री में आप तो पढ़ चुके हो, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स कि उसकी शेप कैसी है, साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या रेडियस है, उसकी ज्योमेट्री के बारे में। अगर बड़ी कोइल्स होगी तो आपके पास में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हुए या आपके पास में रेडियस ज्यादा हुई तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें ज्योमेट्री में ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरी टर्म्स हम देखें, सेपरेशन बिटवीन कोइल्स। क्या देखेंगे, सेपरेशन बिटवीन कोइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म्स है, तो सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज को, तो सेपरेशन, अगर मैं इस सेकंड कोइल को ज्यादा दूर रखता तो उसके थ्रू जो लिंकेज होता मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होता, कम होता, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड भी क्या होता, कम होता वहां पे। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे सेपरेशन भी डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि अगर कोइल्स को, सेम कोइल है, सेम सब कुछ है, लेकिन आपने सेपरेशन ज्यादा दूर रख दी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा वो क्या रहेगा, कम होगा। थर्ड जो हम देखते हैं वो है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ कोइल्स। ये तीन फैक्टर हैं जिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब ये ओरिएंटेशन क्या है उसका फैक्टर देखते हैं, एक बार छोटा सा देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास में दो कोइल्स हैं, एक तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हो, एक मैंने कहा कि मैं इसको दूसरे तरीके से रख सकता हूं। कैसे, मैंने पहले एक कोइल ऐसे की, फिर कोई फॉइल पेपर या कोई इंसुलेशन इसके ऊपर प्रोवाइड किया और उसी के ऊपर क्या कर दिया, मैंने सेकंड कोइल रैप कर दी। तो उसमें जो लीकेज है या ये कहें कि वहां पे वेस्टेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बहुत कम होगा, क्योंकि एक कोइल के ऊपर दूसरा है, तो इसका मतलब वहां पे लीकेज कम होगा, एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरा ये है इस तरीके से, और तीसरा अगर मैं इन्हीं कोइल्स को ऐसे रख देता तो क्या होता, एक कोइल है वो सेम इसी तरीके से रखी हुई, ये है सेल वगैरह लगाए वहां पे, और सेकंड कोइल मैंने ऐसे रखा। सॉरी, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा,
कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो बहुत कम लिंकेज करेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसे रहेगी, तो फ्लक्स जो लिंक करेगा सेकंड कॉइल से वो बहुत कम करेगा, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इसका मतलब ओरिएंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली इसमें ज्योमेट्री भी है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाता है, रेडियस भी आ जाता है, साइज और साइज वगैरह भी आ जाते हैं। दूसरा है सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, और थर्ड ओरिएंटेशन की, उसी कॉइल को उतनी डिस्टेंस पे आप किस एंगल पे प्लेस कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी को मेजर करने के लिए एक टर्म्स बनाई गई जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखते हैं उस चीज को, देखते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कई बार 1 मार्क्स में, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको हम के से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। ये क्या बताता हमें, बेसिकली इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स, कि दो कॉइल्स हैं उनके बीच में कितना इफेक्टिवली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हम कहेंगे दो फ्रेंड है, उनके बीच में कितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको मेजर करने के लिए कोई एक पैरामीटर बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। अब इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दोनों के बीच में, और दोनों का इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस और स्क्वायर रूट ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स अगर ये कर देंगे, तो यहाँ पे के की वैल्यू आएगी, और के की वैल्यू आपको जनरली जो मिलेगी वो 0 और 1 के बीच में मिलती है। इसके बीच में मिलेगी 0 और 1, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी यहाँ पे। तो ये के जो है उसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उस सेकंड कॉइल के साथ लिंक कर रहा होगा। अब यहाँ पे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, तो वही सेम फैक्टर है, क्योंकि बीच में हमने देखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उतना ही ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा। तो जहां पे m डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, ये भी उन्हीं पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एक कॉइल ऐसे बना रहा हूं, ये जैसे अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि एक कॉइल को हमने रैप किया, उस पर कुछ इंसुलेशन प्रोवाइड करके उसी के ऊपर हमने सेकंड कॉइल को रैप कर दिया, तो यहाँ पे ये सेकंड कॉइल इसी के इनसाइड में कर दिया। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट कॉइल में कोई चेंज करेंगे तो वहां पे सेकंड कॉइल में मैक्सिमम चेंज होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा उसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी, सबसे ज्यादा इसी सिचुएशन में ओरिएंटेशन में मिलेगी आपको। सेकंड अगर मैं ये कहूं कि जैसे डायग्राम बना हुआ है, एक कॉइल ये थी और सेकंड कॉइल ये, तो इस केस में के जो होगा वो मीडियम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइड में लीकेज होने के भी चांस होंगे। इसके साथ लिंक तो करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, बट यहाँ पे साइड में से पास होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं लिंकेज करेगा सेकंड में, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी क्या होगा, मीडियम होगा। और थर्ड स्टेज अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे कॉइल थी और एक कॉइल जो थी वो ऐसे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे के जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दैट विल बी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में हमें कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिनिमम मिलेगा। तो ये आइडिया था कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में, कभी वैल्यू देता था आप इसमें पुट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो भी अननोन पैरामीटर्स हो। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट होता है। अब हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है वो कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हमने कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया था m, वो बताओ ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। तो वो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो देखते हैं इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। तो यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कम से कम कितनी कॉइल्स होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पे कॉइल्स मतलब हमने सोलेनोइड लिए। यहाँ पे एक सोलेनोइड है ये जो डार्क में ब्लैक कलर में है, जिसकी रेडियस जो है वो r1 है। इस फर्स्ट कॉइल में ब्लैक में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ वो कितने हैं, n1, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके इनसाइड में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम, दैट मींस हमने 1 लिया है यहाँ पे, तो 1 लिया है तो इसका मतलब इसके अंदर से ही सेकंड कॉइल है, और सेकंड कॉइल की रेडियस कितनी है, r2। लेंथ दोनों की सेम है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा इसको यहाँ पे हम ये कह सकते हैं a2 है, और एरिया आप कितना कैलकुलेट कर सकते हो, पाई r2 स्क्वायर, अगर रेडियस पता है। ऐसे ही फर्स्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं पाई r1 स्क्वायर अगर जरूरत होती है तो।
इसमें नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो सेकंड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए, N2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ है। ये दोनों कोइल्स थी वो सेपरेट किया, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो कम से कम एक कोइल में करंट की स्ट्रेंथ में चेंज होगा, तब जाके हम दूसरे में क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज देखेंगे कितना होगा और बाकी कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब एक में हमने स्ट्रेंथ में चेंज किया फर्स्ट कोइल में, और सेकंड में मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि फर्स्ट कोइल में अभी करंट आ रहा है और सेकंड कोइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो जिसमें करंट आ रहा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी और जिसमें करंट नहीं है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां से इस रीडिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट कोइल, तो यहां पे हमने कहा B1 इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नोट N1, नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो फर्स्ट कोइल के लिए जाएंगे N1 इनटू में I। ये मैग्नेटिक फील्ड थी एक्सिस के डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज करेगा सेकंड कोइल के थ्रू। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, जिसमें करंट होगा उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन सेकंड कोइल इज तो यहां पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा φ2, क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, एरिया इनटू में मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल टर्न्स नहीं है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड कॉइल में कितने हैं, N2। तो यहाँ पे मैंने कहा सिंगल टर्न के लिए नहीं, सभी टर्न्स के लिए टोटल फ्लक्स लिंकेज देखते हैं सेकंड कॉइल में। तो यहाँ पे ये टर्म्स फॉर्मूला था N2 इनटू में मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा था, B1, और एरिया किसका लेंगे, सेकंड कॉइल का, क्योंकि हमें तो इसमें ही चाहिए सिर्फ फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में मिल रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ध्यान से देखेंगे तो जब करंट इसमें है तो यहाँ पे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन हमें सिर्फ इस ब्लू वाले पोर्शन में चाहिए, इतने पोर्शन में। तो हमें एक्स्ट्रा जो था इससे बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, हमें तो सिर्फ सेकंड कॉइल के थ्रू चाहिए। तो सेकंड कॉइल का जो एरिया होगा उसी के थ्रू चाहिए। तो उस केस में हम एरिया सेकंड का लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो थी जितनी स्ट्रेंथ होगी वो सेम रहती है सभी जगह, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का लिया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, हमें पता था N2, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है म्यू नोट, और यहाँ पे लें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करके लिखूं तो N1 अपॉन में लेंथ, और एरिया जो था उस सेकंड कॉइल का था, जिसको आप पाई R2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स है ना सेकंड कॉइल। बट हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस, ये तो इक्वेशन होगी यहाँ पे फर्स्ट, बट वी नो म्यू नोट N1 और ये I1। अब यहाँ पे हमें ये पता है मैग्नेटिक फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स लिंकेज इन सेकंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कॉइल, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने से कितना होता है M2। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो फ्लक्स जो था वो तो सेम है फ्लक्स से, करंट है यहाँ पे भी I1 है फर्स्ट कॉइल में, क्योंकि फ्लक्स सेकंड में था, करंट फर्स्ट सेकंड में और करंट फर्स्ट में चाहिए। तो बाकी की जो सारी टर्म्स होगी दैट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो यहाँ पे M21 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नोट N1 N2 अपॉन में L और एरिया A2, दैट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब किसी के माइंड में आता है कि सर अगर आप रिवर्स कर देते तो क्या सेम रिजल्ट आएगा, कि अब की बार करंट जो है वो फर्स्ट कॉइल में नहीं मूवमेंट कर रहा, किस में कर रहा है, सेकंड में। तो यहाँ पे मैंने करंट को कह दिया सेकंड कॉइल में जा रहा कितना है, सेम अमाउंट I2 है। तो यहाँ पे मैंने कहा व्हेन करंट फ्लोइंग इज इन सेकंड कॉइल, तो जिसमें करंट फ्लो करेगा उसी में मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इन सेकंड कॉइल इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नोट N, स्मॉल n होता है जिसको हम यहाँ पे म्यू नोट N2 सेकंड कॉइल में देख रहे हैं, और करंट कितना है I2। इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं B2 इक्वल टू म्यू नोट N2 को कितना लिख सकते हैं, कैपिटल N2 अपॉन में लेंथ इनटू में I2। बट यहाँ पे ध्यान देना अब की बार जो करंट है वो सेकंड कॉइल में जा रहा है, इसका मतलब ब्लू पोर्शन में।
तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी सोलेनोइड के अंदर होंगे, बाहर कितनी होती है 0। तो अब यार ब्लू पोर्शन है, ये कहीं कि बड़े पाइप के अंदर छोटा है और छोटे पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, तो बड़ा पाइप का और छोटे पाइप का बीच का जो एरिया होगा उसमें तो पानी थोड़ी होगा। बड़े पाइप में जा रहा होता तब पूरा फिल्ड अप होता, लेकिन यहाँ पे अब की बार आप कह रहे हो छोटे पाइप में पानी जा रहा है, तो जो गैप बच गया बड़े पाइप और छोटे पाइप के बीच में, उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेंगी। तो अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज करेंगी वो सिर्फ इस ब्लू पोर्शन के अंदर करेंगे, यहाँ इस ब्लू वाले पोर्शन। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओनली अब की बार इस ब्लू पोर्शन के अंदर है, और फ्लक्स हम देखेंगे किसमें, बड़ी कोइल में। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे है तो इतना एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का जो एक्सटर्नल होगी उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है 0, तो 0 होंगी, तो वहां पे फ्लक्स भी कितना होगा, तो जो गैप बच गया उसमें कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, तो फ्लक्स जो चेंज होगा वो किसमें होगा, ओनली छोटे पोर्शन में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमेशा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका गैप जो होगा वो छोटा एरिया से होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट कोइल, फर्स्ट कोइल फॉर्मूला हमारा वही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट कोइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, कितने थे टोटल N1, मैग्नेटिक फील्ड किसके लेंगे, जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एरिया जो था बड़े का लेना चाहिए था, लेकिन इसका जो गैप बच गया उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए कंप्लीट एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि बाकी के एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, तो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसी में फ्लक्स लिंकेज करेगा, इसलिए हमें एरिया किसका लेना पड़ेगा, P2। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे लिखें तो P2 इक्वल टू कितना था, म्यू नोट N1 था ये, N2 और यहाँ पे I2 और ये लेंथ और ये एरिया A2। वी नो, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस का पढ़ा है, फ्लक्स इन फर्स्ट कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकंड कोइल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखेंगे तो कितना आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कोइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे I2 भी है, सो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कोइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कितना आएगा, म्यू नोट N1 N2 अपॉन A2 अपॉन में L। इसका मतलब यहाँ पे दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बार बार नहीं करने डेरिवेशंस, यहाँ पे पूछा जाए तो बताना है। और कहने का मतलब था जी फर्स्ट कोइल से सेकंड में हम कैलकुलेट करें या सेकंड से फर्स्ट में, दोनों की जो रीडिंग आएगी वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस से फर्स्ट में आप करंट दो, सेकंड में कैलकुलेट करो, या सेकंड में दो, फर्स्ट में कैलकुलेट करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस रिमेन्स सेम। जब तक आप ज्योमेट्री में, ओरिएंटेशन में या सेपरेशन में चेंज नहीं करते, म्यूचुअल इंडक्टेंस डजंट चेंज। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट अच्छा से याद रखना आपको कि हमेशा स्मॉलर एरिया वाला लेना है। जब भी आप न्यूमेरिकल डिसाइड करेंगे तो जो छोटा सोलेनोइड होगा उसका एरिया, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी लेंथ। कई बार आपको सेपरेशन दे देता है कि लेंथ एक की L1 है दूसरे की, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो लेंथ आपको कंसिडर करनी है, और जिसका एरिया छोटा होगा वो एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्मॉलर एरिया एंड लॉन्गर लेंथ को आपको कंसिडर करना है। दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से पढ़े, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली सेल्फ इंडक्शन और ये म्यूचुअल इंडक्शन के ही टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक एडी करंट से छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। बाकी एक एग्जांपल का वीडियो बनाया था मैंने, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनकी ही प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। थैंक यू।